दोस्तों कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स टॉक विद हिमांशु सैन। दोस्तों इस चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं रामशरण शर्मा की बुक जिसका नाम है भारत का प्राचीन इतिहास। इस बुक के हम 18वें चैप्टर पर हैं जिसका नाम है मौर्यकाल। दोस्तों मौर्यकाल को हम एक आसान भाषा में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे जो एक ऑडियो बुक के ज़रिए होगा। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों हम अपने ऑडियो बुक को शुरू करते हैं जिसका चैप्टर नंबर है हमारा 18 जिसका नाम है मौर्यकाल। पढ़ते हैं हम दोस्तों मौर्यकाल के बारे में। इसकी पहली हेडिंग है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी जो एक साधारण कुल और परिवार के थे। ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार वे नंदों के रनवास में रहने वाली एक शूद्र महिला मुरा की कोख से पैदा हुए थे। हालांकि प्राचीन बौद्ध परंपराओं से पता चलता है कि मौर्य नेपाली तराई के पास गोरखपुर क्षेत्र के पीपल लीवन के छोटे गणराज्य के क्षत्रिय वंश या शासक वंश के थे। यह संभव है कि चंद्रगुप्त भी इसी कबीले से रहे हों। उन्होंने नंद शासन के अंतिम दिनों का लाभ उठाया। चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है उनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों का प्रभुत्व मिटाकर मौर्य वंश के शासन की स्थापना की। 9वीं शताब्दी में विशाखदत्त रचित नाटक मुद्रा राक्षस ने चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य द्वारा रची गई कूटनीतियों का वर्णन किया। इस विषय पर आधुनिक समय में कई नाटक लिखे गए हैं। यूनानी लेखक जस्टिन कहते हैं कि 6 लाख सेना के साथ चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को जीत लिया था। यह बात सच हो या ना हो, लेकिन इतना सच है कि चंद्रगुप्त ने सिंधु के पश्चिमी क्षेत्रों पर शासन कर रहे सेल्यूकस के शिकंजे से उत्तरी पश्चिमी भारत को मुक्त कराया। यूनानी वायसराय के साथ युद्ध में चंद्रगुप्त विजय साबित हुए। आखिरकार दोनों के बीच शांति समझौता हुआ। 500 हाथी के बदले में सेल्यूकस ने उन्हें न केवल अपनी बेटी बल्कि पूर्व अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु का पश्चिमी इलाका भी दे दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य कायम किया जिसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल ही नहीं पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन भी शामिल थे। केरल, तमिलनाडु और उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों के अलावा मौर्य ने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर शासन किया। उत्तर पश्चिम में उन्होंने उन खास क्षेत्रों पर दबदबा बनाया जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्य भी अपना हिस्सा नहीं बना पाया। मौर्य ने गणराज्यों या संघों को भी जीत लिया जिसे कौटिल्य साम्राज्य विस्तार में बाधक मानते थे। नई हेडिंग है हमारा दोस्तों जो पेज नंबर 161 पर है जिसका नाम है साम्राज्य का गठन। मौर्य ने प्रशासन की एक विस्तृत व्यवस्था और तंत्र स्थापित किया। इसका उल्लेख मेगस्थनीज के लेखन और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत थे जो सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए थे। वे मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहते थे। यहाँ रहकर उन्होंने पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के साथ साथ पूरे साम्राज्य के बारे में लिखा। मेगस्थनीज का लेखन पूर्णतः उपलब्ध नहीं है, लेकिन कई यूनानी लेखकों के लेखन में मेगस्थनीज द्वारा उल्लेखित उद्धरण मिलते हैं। इन उद्धरणों को संग्रहित कर इंडिका शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित हुई जो मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर यथोचित प्रकाश डालती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मेगस्थनीज के लेखन का पूरक माना जा सकता है। समग्र रूप से अर्थशास्त्र का संकलन मौर्य काल के कुछ एक शताब्दी बाद भले ही किया गया हो, लेकिन इसके कुछ अध्यायों में मौर्य युगीन प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बारे में वास्तविक सूचना और सामग्री मिलती है। इन दोनों स्रोतों से हमें चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में मदद मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य स्पष्ट रूप से पूर्ण शासक थे। उन्होंने सारी शक्ति अपने अधीन कर ली थी। अर्थशास्त्र की माने तो उल्लेख है कि इस राजा ने उच्च आदर्श स्थापित किए थे। उन्होंने कहा कि प्रजा की खुशी में उनकी खुशी है और प्रजा की परेशानी उनकी अपनी परेशानी है। हालांकि इस बात की सूचना नहीं है कि राजा ने इन आदेशों का अनुपालन कितना किया। मेगस्थनीज के अनुसार राजा की मदद करने के लिए एक बौद्धिक परिषद से सहायता मिलती थी। वैसे इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि राजा उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य होते थे। हालांकि उच्च अधिकारियों का चुनाव इन्हीं परिषद के सदस्यों में से होता था।
पूरा साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित किया गया था और इनमें से प्रत्येक को एक राजकुमार के अधीन रखा गया था जो शाही राजवंश के वंशज थे। प्रांतों को छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था। ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी। खुदाई से पता चलता है कि मौर्य काल के नगरों की काफ़ी बड़ी संख्या पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन और तक्षशिला उनमें सबसे महत्वपूर्ण नगर थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में कई नगर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने पाटलिपुत्र को सबसे महत्वपूर्ण माना। वे इस पली बोथरा कहते हैं कि इस यूनानी शब्द का अर्थ है द्वार वाला नगर। उसके अनुसार पाटलिपुत्र एक गहरी खाई और 570 टावर सहित लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ था और 64 दरवाजे थे। खाई लकड़ी के घेरे और लकड़ी के मकान उत्खनन में पाए गए हैं। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र 9.33 मील लंबा और 1.75 मील चौड़ा था। यह आकार आज के पटना से मिलता है, क्योंकि आज भी पटना की लंबाई अधिक और चौड़ाई कम है। इस लिहाज से इस साक्ष्य को देखते हुए मेगास्थनीज पर विश्वास करना संभव लगता है। चलते हैं हम दोस्तों आगे मौर्य काल में ही। पेज नंबर हमारा 162 आ चुका है दोस्तों। यूनानी राजदूत ने मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र के प्रशासन का भी उल्लेख किया है। इस नगर के प्रशासन के लिए 6 समितियां थीं, जिनमें से प्रत्येक में 5 सदस्य थे। इन समितियों को स्वच्छता, विदेशियों की देखभाल, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण, वजन और मापन के विनियमन, इसी तरह के अन्य कार्य दिए गए थे। बिहार के कई स्थानों में मौर्य काल से संबंधित विभिन्न प्रकार के तोल पाए गए हैं। कौटिल्य के अनुसार केंद्रीय शासन ने राज्य के लगभग 2 दर्जन विभाग बनाए, जो कम से कम राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को देखता था। चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता विशाल सेना का रखरखाव था। यूनानी लेखक प्लिनी लिखते हैं कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार सैनिक, 9,000 हाथी थे। एक अन्य सूत्र से पता चलता है कि मौर्यों के पास 8,000 रथ थे। इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्यों ने एक नौसेना भी बनाई। मेगास्थनीज के अनुसार सशस्त्र बलों का प्रशासन 30 अधिकारियों के एक बोर्ड, जो 6 समितियों में विभाजित था, जिसमें प्रत्येक समितियों में 5 सदस्य शामिल थे, उनके द्वारा संचालित होता था। ऐसा लगता है कि सशस्त्र बलों के 6 अंगों सेना, घुड़सवार, हाथी, रथ, नौसेना और परिवहन अलग अलग समितियों के जिम्मे सौंपा गया था। मौर्य साम्राज्य की ताकत नंदों के लगभग 3 गुना थी। पर्याप्त आय और साम्राज्य के विस्तार के कारण ही यह सब संभव हुआ होगा। चंद्रगुप्त ने इतनी बड़ी सेना का खर्च कैसे वहन किया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की माने तो प्रतीत होता है कि लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों को राज्य नियंत्रित करता था। राज्य ने किसानों और मजदूरों की सहायता से नई जमीनों को कृषि के लिए उपयुक्त बनाया। खेती के लिए उपयुक्त नई जमीन पर बसाए गए नए किसानों से राजस्व के रूप में अच्छा कर मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि किसानों से एकत्र किए गए कर उनके उत्पादन की छठा हिस्से तक होते थे। जिन लोगों को राज्य द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई थी, उन्हें इसके लिए भुगतान करना पड़ता था। इसके अलावा आपातकाल के समय किसानों को अधिक फसल उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। बिक्री के लिए नगर में लाई गई वस्तुओं पर कर लगाया जाता था और नगरों में प्रवेश द्वार पर भी वसूली की जाती थी। इसके अलावा राज्य को खनन, शराब की बिक्री, हथियारों के निर्माण आदि में एकाधिकार प्राप्त था। स्वाभाविक रूप से इससे शाही खजाने को विशाल संसाधन प्राप्त हुए, यह समृद्ध हुआ। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने एक सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की और इसे एक ठोस वित्तीय आधार दिया। दोस्तों अब हमारा नई हेडिंग है अशोक, ईसा पूर्व 273 से 32 तक। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार ने शासन किया, जिनका शासनकाल यूनानी राजकुमारों के साथ संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। उनके पुत्र अशोक मौर्य शासकों में सबसे महान थे। बौद्ध परंपराओं के अनुसार वे अपनी शुरुआती जीवन में इतने क्रूर थे कि उन्होंने अपने 99 भाइयों को सिंहासन के लिए मार डाला। हालांकि यह कथन एक किंवदंती पर आधारित है, यह मिथ भी हो सकता है। अशोक की जीवनी बौद्ध लेखकों द्वारा लिखी कल्पना से भरी है, इसलिए इसे गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। पेज नंबर हमारा 163। नई हेडिंग हमारा दोस्तों अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों के बारे में दोस्तों हम पढ़ते हैं। अशोक का इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर पुनर्निर्मित है, जिसकी संख्या 39 है, जो
वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, विशिष्ट शिलालेख, वृहद स्तंभलेख और लघु स्तंभ शिलालेख के रूप में 5 तरह से वर्गीकृत किया गए हैं। अशोक का नाम उन लघु शिलालेखों की प्रतियों में आता है जो कर्नाटक में 3 स्थानों पर, मध्य प्रदेश में 1 स्थान पर पाई गई हैं। इस तरह से कुल मिलाकर अशोक का नाम 4 बार आता है। यह महत्वपूर्ण है। अशोक का नाम उत्तर या उत्तर पश्चिम भारत के किसी भी अभिलेखों में नहीं आता है। जिन अभिलेखों में उनका नाम नहीं मिलता उनमें केवल देवोनाम प्रियदर्शी का उल्लेख है, अर्थात देवताओं के प्रिय, और इस कारण अशोक का नाम छोड़ दिया गया है। अशोक द्वारा अपनाया गया खिताब देवोनाम प्रिय या भगवान का प्रिय अनोखा नहीं था, बल्कि यह उनके पूर्वजों द्वारा अपनाया गया था। हालांकि प्रियदर्शी या प्रियदर्शी उसके लिए अनूठा शासक है। अशोक के अभिलेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए गए हैं। कुल मिलाकर वे 47 स्थानों पर पाए गए हैं और इनकी कुल संख्या 182 है, जिनमें 2 एडिक्टर अध्यादेश शामिल हैं जिन्हें नकली माना जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि अशोक के अभिलेख, जो आमतौर पर प्राचीन राजमार्गों पर स्थित थे, अफगानिस्तान में 6 स्थानों पर पाए गए हैं। उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों में वे प्राकृत में रचित हैं और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। हालांकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में वे अरमाइक भाषा और खरोष्टी लिपि में मिलते हैं और अफगानिस्तान में वे अरमाइक और यूनानी दोनों भाषा और लिपियों में लिखे गए हैं। वे पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने अपने अभिलेखों के माध्यम से सीधा लोगों से बात की, जिसमें शाही आदेश होते थे। अभिलेखों में अशोक के जीवन, उनकी बाहरी और घरेलू नीतियों और उसके साम्राज्य के विस्तार की जानकारी मिलती है। नई हेडिंग है हमारे दोस्तों, कलिंग युद्ध का प्रभाव। अशोक की आंतरिक और बाहरी नीतियां बौद्ध धर्म के विचारों से प्रेरित और प्रभावित थीं। सिंहासन पर विराजमान होने के बाद अशोक ने केवल एक विशाल युद्ध किया जिसे कलिंग युद्ध कहा जाता है। उसके अनुसार इस दौरान 1 लाख लोग मारे गए, लाखों तबाह हो गए, 1.5 लाख को कैदी बना लिया गया। इतनी संख्या अतिशयोक्ति प्रतीत होती है। पेज नंबर हमारे दोस्तों 164 है, पढ़ते हैं अब इसमें आगे। होती है क्योंकि अशोक के अभिलेख में 17 सहस्त्र 100,000 का इस्तेमाल किया गया है, जो एक कहावत के तौर पर किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा इस युद्ध में नरसंहार को देखकर अत्यधिक आहत हो गया। युद्ध ने ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को बहुत कष्ट पहुंचाया और इसके लिए अशोक को बहुत दुख और पश्चाताप हुआ। इसलिए अशोक ने साम्राज्य की विजय की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में भेरी घोष का स्थान धर्मघोष ने ले लिया। हम 13वें वृहद शिलालेखों से अशोक के शब्दों को उद्धृत कर रहे हैं। राजा बनने के 8 वर्ष बाद भगवान का प्रिय राजा प्रियदर्शी या प्रियदर्शी ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, 1 लाख लोग मारे गए और ऐसा कितने लोग तबाह हो गए। बाद में जब कलिंग को कब्जा कर लिया गया, भगवान के प्रिय ने बड़े निष्ठा के साथ धम्म को अपनाया, धम्म की कामना की, धम्म के उपदेश दिए। कलिंग को जीतने पर भगवान के प्रिय पश्चाताप में डूब गया, क्योंकि जब एक देश पर विजय मिलती है तो हत्या, मौत और प्रयाण होता है। यह सब भगवान के प्रिय के लिए बहुत दुखद है और उनके मन पर भारी बोझ की तरह है। भगवान के प्रिय के लिए सबसे अधिक दुखद यह है कि जो लोग वहाँ रहते हैं, चाहे वे ब्राह्मण, श्रमण या अन्य संप्रदाय के लोग हों या शिक्षकों के आज्ञाकारी अनुयायियों और अपने मित्रों, परिचितों, साथियों, संबंधितों के प्रति समर्पित हैं, रिश्तेदार, दास और नौकर के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले, सभी अपने प्रियजनों की हिंसा, हत्या और अलगाव को झेलते हैं। कलिंग विजय के दौरान जो मर गए, अगर उनका 100वां या 1000वां हिस्सा भी लोगों को भुगतान पड़ता तो वे देवों के प्रिय के लिए यह आहत और दुखी करने वाला होगा। यह उन पर बहुत भारी बोझ होगा। देवों के प्रिय धम्म की जीत को सबसे बड़ी जीत मानते हैं। अशोक ने कबीलियाई लोगों और सीमावर्ती राज्यों को विचारधारात्मक रूप से प्रभावित किया। कलिंग के राज्यों की प्रजा को कहा गया कि वह राजा को पिता के समान माने और उन पर भरोसा करे। अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों को अपनी प्रजा के सभी वर्गों के बीच इस विचार का प्रचार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कबीलियाई लोगों को भी धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहा गया है। अशोक बाहरी राज्यों को सैन्य विजय के लिए उचित नहीं मानते थे। बाहरी राज्य के लोगों और जानवरों के कल्याण के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाया, जो उस समय की स्थितियों के मद्देनज़र एक नई चीज़ थी। उन्होंने पश्चिम एशिया और यूनानी साम्राज्य में शांति दूतों को भेजा। यह सब
अशोक के अभिलेखों पर आधारित है। यदि हम बौद्ध परंपराओं की माने तो यह पता चलेगा कि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका और मध्य एशिया में धर्म प्रचारकों को भेजा गया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक की पहल का समर्थन करता अभिलेखीय साक्ष्य मौजूद है। एक प्रबुद्ध शासक के रूप में अशोक ने प्रचार के माध्यम से अपने प्रभाव क्षेत्र को विस्तृत करने की कोशिश की। यह सोचना गलत होगा कि कलिंग युद्ध ने अशोक को अत्यंत शांतिवादी बना दिया। शांति के लिए शांति की नीति उन्होंने हर परिस्थितियों में नहीं अपनाई, बल्कि अपने साम्राज्य को मजबूत करने की व्यवहारिक नीति भी अपनाई। उन्होंने विजय के बाद कलिंग को अपने पास रखा, इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनी बड़ी सेना को भंग कर दिया। ऐसा देखने को नहीं मिलता। यद्यपि उन्होंने जनजातीय लोगों को धर्म की नीति का पालन करने के लिए कहा, उन्होंने सामाजिक व्यवस्था और धर्म के स्थापित नियमों का उल्लेख करने वालों को प्रतिकूल परिणामों की चेतावनी दी। साम्राज्य के भीतर उन्होंने अधिकारियों का एक वर्ग नियुक्त किया, जिन्हें राजुका नाम से जाना जाता है, जिन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वे न केवल लोगों को इनाम बल्कि जब भी आवश्यक हो सजा भी दें। इस तरह से साम्राज्य को मजबूत करने की अशोक की नीति सफल रही। कांधार के अभिलेख में शिकारी और मछुआरों के साथ उनकी सफल नीति का उल्लेख है, जिन्होंने पशु हत्या त्याग कर संभवतः स्थायी रूप से कृषि जीवन अपना लिया। आंतरिक नीति और बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, पर अनुसार भी एक भिक्षु बन गए। बौद्धों को बड़ा उपहार दिया गया। बौद्ध धर्मस्थलों की तीर्थ यात्राओं की उनको अभिलेखों में वर्णित धर्म यात्राओं में उनके द्वारा दिए गए बौद्ध मंदिर यात्राओं का भी उल्लेख मिलता है। परंपरा अनुसार अशोक ने तीसरे बौद्ध परिषद की संगति के आयोजन किया, जो और न केवल दक्षिण भारत बल्कि श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, अन्य देशों में लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने के लिए अपने प्रचारक भेजे। ईसा पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी में ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख श्रीलंका में पाए गए। अशोक ने खुद के लिए बहुत ही उच्च आदर्श स्थापित किया। यह पितृराजशाही का आदर्श था। उन्होंने बार बार अपने अधिकारियों से अपनी प्रजा को बताने के लिए कहा कि राजा उन्हें अपनी संतान समझते हैं। राजा के प्रतिनिधि के रूप में अधिकारियों को भी लोगों की देखभाल करने के लिए कहा गया। अशोक ने धम्म महामात्रों को महिला सहित विभिन्न सामाजिक समूहों में धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किया और अपने साम्राज्य में न्याय लागू करने के लिए राज्यों का नियुक्त किया। अशोक अनुष्ठानों को नहीं मानते थे, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले। उन्होंने कुछ खास तरह के पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगा दी थी। शाही रसोई में पशुवध। पिछला नंबर हमारे दोस्तों 166 है, पढ़ते हैं आगे। निषेध कर दिया था, पशु बलि को भी मना कर दिया। उन्होंने ऐसे सामाजिक उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिए जिसमें लोग अति आनंदोन्माद से लिप्त रहते थे। हालांकि अशोक का धर्म संकीर्ण नहीं था, इसे संप्रदायवादी नहीं माना जा सकता है। उनके कांधार यूनानी अभिलेखों ने संप्रदायों के बीच मैत्री का प्रचार किया। अशोक के अभिलेख को धम्म लिपि कहा जाता है, जिसमें न केवल धर्म और नैतिकता को बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक मामले को भी शामिल किया गया। इसकी तुलना ब्राह्मणवादी प्रभाव के अंतर्गत संस्कृत में लिखित धर्मशास्त्रों और विधान संहिता से की जा सकती है। भले ही धर्मलिपि बौद्ध प्रभाव में प्राकृत में लिखी गई है, लेकिन यह धर्मशास्त्रों की तरह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है। अशोक के आदर्शों की तुलना ब्राह्मणवादी राजाओं द्वारा संस्कृत में जारी किए जाने वाले शासनों या शाही आदेशों से की जा सकती है। सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखना उसका व्यापक उद्देश्य था। उनका उपदेश था कि लोगों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करना चाहिए और दासों और नौकरों पर दया करनी चाहिए। कुल मिलाकर धम्म लिपि ने लोगों से दृढ़ भक्ति या राजा के प्रति निष्ठा रखने को कहा। ये निर्देश बौद्ध और ब्राह्मण दोनों धर्म में पाए जाते हैं। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो की शिक्षा भी दी। उन्होंने पशुओं के प्रति करुणा और सगे संबंधियों के प्रति उचित व्यवहार पर बल दिया था। उनकी शिक्षा का उद्देश्य परिवार और मौजूदा सामाजिक वर्ग संस्था को सुदृढ़ करना था। वे मानते थे कि अगर लोग अच्छा व्यवहार करें तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन कभी नहीं कहा कि वे निर्वाण को प्राप्त करेंगे, जो बौद्ध शिक्षाओं का लक्ष्य था। इस प्रकार अशोक की शिक्षा सहिष्णुता के आधार पर मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की थी। उन्होंने किसी भी तरह के सांप्रदायिक या कट्टर मत का प्रचार नहीं किया। नई हेडिंग है हमारा दोस्तों, इतिहास में अशोक का स्थान क्या है। कहा जाता है कि अशोक शांति नीति ने मौर्य साम्राज्य को नष्ट कर दिया, लेकिन यह सच नहीं है। इसके विपरीत अशोक ने कई उपलब्धियां हासिल की। वे निश्चय ही प्राचीन दुनिया के इतिहास में एक महान मिशनरी शासक थे। अपने मिशन के लिए उन्होंने पूरे
उत्साह और लगन से काम किया, देश और विदेश में महान उपलब्धि हासिल की। अशोक ने देश का राजनीतिक एकांकीकरण किया। उन्होंने आगे चलकर इसे एक धर्म, एक भाषा और लगभग एक लिपि ब्राह्मणी से जोड़ दिया, जिसका उपयोग उनके अधिकांश अभिलेखों में किया गया है। देश को एकजुट करने में उन्होंने खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी जैसे भारत के बाहर की लिपियों का सम्मान भी किया। उनके अभिलेख विभिन्न भाषाओं की तरह केवल प्राकृत में नहीं, बल्कि यूनानी और विशेषकर अरमाइक में भी हैं, जो प्राचीन सीरिया की एक सेमेटिक भाषा थी। उनके बहुलिपि और ब्राह्मणी अभिलेखों में उन्हें साक्षर लोगों से संपर्क साधने में सक्षम बनाया। अशोक ने सहिष्णु धार्मिक नीति का पालन किया। पेज नंबर हमारा 167 है दोस्तों। अपनी प्रजा पर अपने बौद्ध मत के जबरदस्ती थोपने का प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने गैर बौद्ध और बौद्ध विरोधी संप्रदायों को भी भेंट उपहार दिए। अशोक को धर्म प्रचार के काम में बेहद रुचि थी। वे उत्साह से भरे हुए थे। उन्होंने साम्राज्य के दूर दराज के हिस्सों में अधिकारी नियुक्त किए। उन्होंने विकसित गंगा घाटी और सुदूर पिछड़े प्रांतों के बीच सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा दिया। फलस्वरूप जो मध्यवर्ती इलाकों की विशिष्टता थी, वह कलिंग, निचले डेक्कन और उत्तरी बंगाल तक फैल गई। आखिरकार अशोक को शांति, आक्रमण न करने वाले और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए इतिहास में जाना जाता है। भारतीय इतिहास में उनके पहले शांति के लिए ऐसी नीति का कोई उदाहरण नहीं था। ऐसा उदाहरण अन्यत्र भी कहीं नहीं था, सिवाय मिस्र के, जहाँ ईसा पूर्व 14वीं शताब्दियों में अखनातून ने शांत नीति का पालन किया था। लेकिन अशोक अपने मिस्र के पूर्ववर्ती से अवगत नहीं थे। यद्यपि कौटिल्य ने राजा को पूरी तरह से भौतिक विजय की सलाह दी है, किंतु अशोक ने उसके ठीक विपरीत नीति का अनुसरण किया। अशोक ने अपने उत्तराधिकारियों को आक्रमण और विजय की नीति त्यागने को कहा, जिससे मगध के राजा कलिंग युद्ध तक अपनाते रहे थे। अशोक ने उन्हें शांति की नीति अपनाने की सलाह दी, जो कि शताब्दियों से लगातार चल रहे आक्रामक युद्धों के बाद जरूरी था। उन्होंने लगातार अपनी नीति का पालन किया और उस पर अडिग रहे। हालांकि उनके पास पर्याप्त संसाधन थे, अपनी विशाल सेना को बनाए रखा, किंतु उन्होंने कलिंग विजय के बाद कोई युद्ध नहीं किया। इस अर्थ में अशोक अपने काल और पीढ़ी से निश्चय ही बहुत आगे के शासक थे। हालांकि अशोक की नीति का उनके उपराजाओं और जागीरदारों पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। जिन्होंने ईसा पूर्व 232 में अशोक की सेवानिवृत्ति के बाद अपने संबंधित क्षेत्रों में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस तरह अशोक की नीति उनके पड़ोसियों को ही परिवर्तित करने में सफल नहीं हुई। ईसा पूर्व 232 में अशोक ने सत्ता छोड़ने के 30 साल के भीतर ही पड़ोसी राजाओं ने उनके उत्तर पश्चिमी सीमा से अलग हो गए। दोस्तों, हमारा मौर्य काल यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।